Hello everyone. So next topic in demand forecasting is statistical methods और trend projection method. उसमें सबसे पहला है trend projection method. ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी तरह के पास डेटा को एनालाइज करते हैं. पास डेटा को एनालाइज करने के बाद में हम एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं और ये सोचते हैं कि अगले कुछ सालों में सेम टाइप का ट्रेंड फॉलो हो सकता है. सपोज आपने कुछ डेटा लिया, ओके, देन इट इज़ मेकिंग अ लीनियर कर्व, जैसे कि ऐसे. तो आप सोचोगे कि अगले कुछ सालों में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो आप इसको एक कर्व को एक्सटेंड करके अगले साल की प्रेडिक्शन निकाल सकते हो. ठीक है. सो दिस टेक्निक एज्यूम्स दैट वॉट एवर द पास्ट ईयर्स डिमांड पैटर्न विल बी कंटिन्यूड फॉर फ्यूचर ऑल्सो. यानी कि पास्ट में जो डिमांड का पैटर्न है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा. बेसिंग ऑन हिस्टोरिकल डेटा, दैट मीन्स द प्रीवियस ईयर डेटा इज यूज टू प्रेडिक्ट. यानी पिछले कुछ सालों में क्या डिमांड हुई थी उसको हम पहले कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अगले डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं. सो इन दिस ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, प्रीवियस ईयर डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ एंड द फ्यूचर डिमांड इज एस्टिमेटेड. ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया हुआ है, जैसे 2005 में सेल्स हुई 2 lakhs की, ओके. 2006 में सेल्स हुई 2.2 lakhs की, ओके. 2007 में सेल्स हुई 2.3 lakhs की, ओके. 2008 में सेल्स हुई 2.2 lakhs की. तो इस तरह से एक कर्व बनेगा. अब इस कर्व के इंटरसेक्शन, मतलब इस कर्व को आप फर्दर एक्सटेंड करोगे तो आपको आगे की डिमांड मिल जाएगी. यानी कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यूज. तो इसको हम ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं, ओके. सो बेसिक अगर डेटा इतना सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनुअली कर सकते हो. बट इफ इट इज़ अ ह्यूज डेटा, देन वी यूज सॉफ्टवेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो ड्यूरिंग अ गूगल मीट क्लासेस आई विल टीच यू हाउ टू प्रेडिक्ट डेटा यूजिंग एक्सेल. ठीक है. मैं डेटा को एक्सेल में डालूंगा और उससे ये बताऊंगा कि आप फ्यूचर डेटा को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो. ठीक है. एंड इफ टाइम परमिट्स I will also teach you how to predict data using RStudio. ठीक है. Next is statistical methods. Next in statistical method is regression analysis. Regression analysis में भी past data is used to establish a functional relationship between two variables. ठीक है. पास डेटा को यूज करके दो वेरिएबल में एक फंक्शनल रिलेशनशिप निकाली जाती है यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस एक तरह की स्टैटिस्टिक की टेक्निक है. फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड हैज अ रिलेशनशिप विद इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली. सो हमें ये पता करना है कि कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो इनकम ऑफ फैमिली से कैसे रिलेटेड है. ठीक है. सो डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स इज एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे डिमांड की जो ट्रैक्टर्स की डिमांड है वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और डिमांड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एक्सेट्रा डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एट एनी टाइम. ठीक है. तो इसमें फोरकास्टर्स क्या करते हैं, एक डेटा को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बेसिस पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और कोरिलेशन एंड रिलेशन फाइंड करते हैं. सपोज इसमें होता क्या है एक्चुअल में, सपोज आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, और आपका ग्राफ आया, या तो लीनियर आया या फिर एक्सपोनेंशियल आया. ठीक है. लेकिन आपको एग्जैक्टली पता तो नहीं चलेगा, बिकॉज सी आपने डेटा कलेक्ट किया रैंडम पॉइंट्स, तो रैंडम पॉइंट्स में आपको लगेगा कि शायद डेटा मेरा एक्सपोनेंशियल है. बट हाउ विल यू कंफर्म इट? यू विल इंटरसेक्ट द रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय कैलकुलेटिंग आर स्क्वायर वैल्यू. आर स्क्वायर वैल्यू अगर आपकी क्लोज टू यूनिटी है, यानी कि 0.98 या 0.99, तब आप कह सकते हैं कि जो आपने जो एनालाइज किया है कि ये डेटा एक्सपोनेंशियल है, तो उसमें आप मतलब ये श्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ ये डेटा एक्सपोनेंशियल है. सो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस दो चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए यूज होता है. ओके. नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज इकोनोमेट्रिक मेथड. इसमें मेथड में क्या होता है, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है. इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं. सो इकोनोमेट्रिक मेथड मॉडल्स are more complex and comprehensive
as this model uses mathematical and statistical tools to forecast demand. This model, इस मॉडल में हम लोग कई सारे फैक्टर्स और जोड़ते हैं, various factors which affect the demand. For example, demand of passenger transport is not only dependent upon the population of city, geographical area, industrial units, their location, etc. ठीक है, तो जो जो चीज़ें हैं कंसिडर करने के लिए हम सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है उस एरिया में जोग्राफिकल एरिया में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स कितनी है. सो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो इट इज़ नॉट ईजी टू लोकेट वन सिंगल इकोनॉमिक इंडिकेटर. तो किसी भी एक प्रोडक्ट की आप एक सिंगल इकोनॉमिक इंडिकेटर पे भरोसा नहीं कर सकते कि प्राइस की दाम अगर घट गया तो डिमांड बढ़ गई. बट ऐसा नहीं हुआ, अदर फैक्टर्स भी मैटर करेंगे, जैसे कल्चरल फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, टाइम के ऊपर फैक्टर्स हो गए कि वो टाइम क्या है. ठीक है. So invariably a multi-factor situation applies econometric models, although complex, are being increasingly used for market analysis and demand forecast. Next होता है सिंपल एवरेज मेथड. सिंपल एवरेज मेथड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिंपल एवरेज निकालना होगा. सो अमंग द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिमांड एनालिसिस, सिंपल एवरेज मेथड इज द फर्स्ट वन दैट कम्स टू समवन माइंड. जब भी सिंप्लिसिटी की बात करें, सबसे पहले हमारे अंदर क्या आता है किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, कि हम उसका मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें. ठीक है, तो सिंपल एवरेज निकालें. सो हेयर इन वी टेक सिंपल एवरेज ऑफ ऑल पास्ट पीरियड. इसमें जितने भी पास्ट पीरियड्स हैं उनका हम सिंपल एवरेज लेते हैं. ठीक है. सिंपल मंथली एवरेज ऑफ ऑल कंजम्पशन फिगर्स कलेक्टेड एवरी मंथ. ठीक है, हर मंथ जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसका हम सिंपल एवरेज लेते हैं, या फिर क्वार्टरली भी एवरेज लेते हैं. ठीक है. तो सम ऑफ डिमांड्स ऑफ ऑल पीरियड्स इज सिंपल एवरेज बाय नंबर ऑफ पीरियड्स. So it is not easy to locate one single economic indicator for determining the demand forecast. ठीक है. Thank you.